लोग उल्टियां कर रहे थे, खांस रहे थे। मैंने लोगों को दम तोड़ते देखा। भागते भागते वो गिर रहे थे और मर रहे थे। इसी दौरान वहाँ फैक्ट्री में गैस को न्यूट्रलाइज या जला देने वाले सेफ्टी सिस्टम्स अब भी काम नहीं कर रहे थे। साथ ही फैक्ट्री को सभी हादसों से बचाने वाला अंतिम कवच भी नाकाम हो रहा था। निकलने वाली गैस को डिसॉल्व करने के लिए वर्कर्स ने वाटर होसेस हाथ में ले लिए, मगर उनके वाटर जेट्स इतने पावरफुल नहीं थे कि चिमनी से निकलने वाली गैस तक पानी पहुंचा पाए। आधे घंटे बाद भी उस टॉक्सिक गैस का बहाव कम होता नजर नहीं आ रहा था। देर रात आए एक फोन की घंटी ने भोपाल के मुख्य अस्पताल के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर भंडारी को जगा दिया। हेलो। ओह नो, आप शांत हो जाइए। आप उनकी आंखें धुलवाइए और आई ड्रॉप्स डालिए। मुझे हॉस्पिटल से फोन आया और बताया गया कि फैक्ट्री से कोई गैस लीक हो रही है जो शायद अमोनिया हो सकती है। आंखों की तकलीफ के लिए कई मरीज यहाँ आए थे, तो मैंने सभी को आई ड्रॉप्स डालने को कहा। उसने फिर कहा कि यहाँ मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, मेरे लिए मैनेज करना मुश्किल है, आप आ जाइए। अच्छा ठीक है, मैं फौरन आता हूँ। चौंकाने वाले इस कॉल के बाद डॉक्टर भंडारी ने बाहर जाकर चेक किया कि कहीं गैस के कुछ लक्षण तो नहीं। मैं अंदर गया, मेरा दम घुट रहा था और खांसी ऐसे आ रही थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। गुजरते हर मिनट के साथ जहरीली गैस का ये बादल 8 किलोमीटर के इलाके को अपने शिकंजे में लेता चला जा रहा था। वहाँ के लोग ही जानते थे कि सांस लेना तब नामुमकिन था। भगदड़ मची थी। घबराहट में हजारों लोग घर छोड़कर जैसे ही भागे, दम घुटने से मारे गए। जबकि यूनियन कार्बाइड के प्लांट में सुमन डे कंट्रोल रूम में सील होकर सुरक्षित थे। मगर अपने वर्कर्स की चिंता हुई तो वो फिर से फैक्ट्री में गए एक रेस्क्यू मिशन के लिए। मैंने जल्दी से मास्क लगाया और वापस फैक्ट्री के अंदर चला गया। वहां काम कर रहे सभी कर्मचारियों को मैं बचाना चाहता था। मैं इतना डर गया था, घबरा गया था कि मुझे लगा अब जल्दी ही मैं भी मर जाऊंगा। फैक्ट्री वर्कर चौहान भी अपने परिवार के साथ बेतहाशा शहर की भगदड़ में शामिल हो गए। वो जानते थे कि इस हाहाकार में या तो वो बच निकलेंगे या मारे जाएंगे। तभी मुझे एक खाली कार दिखी। जल्दी चलो, जल्दी चलो, चलो। चौहान ने ड्राइवर को मदद के लिए मना ही लिया। उसने कहा नहीं, मैंने कहा कि अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो शहर से बाहर चलो। खांसी के जोरदार अटैक से संभलने के बाद डॉक्टर भंडारी हॉस्पिटल के लिए निकल गए। जैसे ही मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो देखा कि बहुत सारे लोग अपने इलाज के लिए इंतजार कर रहे हैं। ये हो क्या रहा है? क्या करें डॉक्टर, लोग आते ही जा रहे हैं। और उसका क्या हुआ? डॉक्टर, मैंने उसकी आंखों को पानी से धोया पर कोई फायदा नहीं हुआ। पुलिस ने उन्हें अमोनिया गैस लीक होने की खबर दी थी। आराम से, आराम से। डॉक्टर भंडारी को उम्मीद थी कि पारंपरिक इलाज से ही मरीजों को आराम मिल जाएगा, मगर इस बीमारी के लक्षण तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक थे। उनमें से कईयों को फेफड़ों की तकलीफ थी, खांसी, दम घुटना वगैरह। इलाज की हर कोशिश नाकाम हो रही थी। हमें पता ही नहीं था कि क्या करना है। बीमारी के लक्षण बिल्कुल अजीब से थे। दम घुटने से हजारों मर रहे थे।
भोपाल वासी हॉस्पिटल की तरफ उमड़ रहे थे और डॉक्टर भंडारी के पास उन्हें बचाने का कोई रास्ता नहीं था। वो जान चुके थे कि ये गैस अमोनिया नहीं है। आप समझ नहीं रहे हैं। देखिए, मेरे क्लिनिक के बाहर सैकड़ों लोग खड़े हैं। देखिए आप। यूनियन कार्बाइड ने पहले कहा कि ये गैस अमोनिया है, फिर कहा कि नहीं ये तो फोस्जीन है। क्या कहा आपने? कौन सी गैस है ये? फिर वो कहने लगे कि ये MIC है। हमने कभी MIC मिथाइल आइसोसाइनेट के बारे में नहीं सुना था और हमें यूनियन कार्बाइड की तरफ से इसके एंटीडोट की या कोई और जानकारी नहीं दी गई थी। डॉक्टरों के लिए एक सवाल बना ये MIC लोगों के शरीर में घुलकर खून को फोर्स के साथ फेफड़ों में धकेल रहा था, जिससे सांस लेना दूभर हो रहा था। बहुत से लोगों ने तो उसी वक्त दम तोड़ दिया, खास तौर पर उन लोगों ने जो दौड़े और गैस को इनहेल किया। इससे फौरन ही उनके फेफड़े सूज गए और लोग बचने की कोशिश में मारे जा रहे थे। 3 बजे के बाद तो डेड बॉडीज की कतारें बिछने लगी थी। तीन दिसंबर की सुबह तक तो ये गैस पूरे देश में बिखर चुकी थी, मगर भोपाल में 3000 लोग अपनी जानें गंवा चुके थे और 3 लाख से ज्यादा लोग MIC के जहरीले असर को अपनी जान पर झेल रहे थे। सुमन डे और दूसरे प्लांट वर्कर्स ने किसी तरह रात भर अपनी जान बचाई और सुबह पूरे शहर की तबाही का मंजर अपनी आंखों से पहली बार देखा। मैंने देखा भैंसों की, गायों की लाशें गलियों में यहां वहां पड़ी थी। सबसे गहरा असर तो बुजुर्गों और बच्चों पर ही हुआ था, क्योंकि यही जमीन पर बैठे या लेटे होते हैं और ये जहरीला बादल भी जमीन से जुड़कर ही तो गुजरा था। चंद घंटों में भोपाल सुर्खियों में आ गया। भोपाल त्रासदी में मरने वालों की संख्या 2500 से ऊपर जा चुकी है। यह इतिहास का सबसे दुखद इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट है। यूनियन कार्बाइड साइट के सामने के इस हिस्से में करीब 10,000 लोग रहते थे, मगर आज सुबह से यहां मौत का सन्नाटा है। इस आतंक को झेलने के साथ ही एक सवाल जहन में कौंध रहा था, आखिर ये हुआ कैसे? इस त्रासदी के एक दिन बाद भारत सरकार ने केमिस्ट डॉक्टर त्यागराजन को भेजा प्लांट को सुरक्षित बनाने के लिए। बहुत ही भयावह स्थिति थी। लोग अब भी सड़कों पर ही थे, लाशें पड़ी थी, सब रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। भोपाल प्लांट में 7 बनता था और कंपनी के अधिकारियों ने त्यागराजन को बताया कि इसके लिए जरूरी MIC को लिक्विड फॉर्म में बड़ी ही सावधानी के साथ टैंकों में भरकर जमीन में दबा कर रखा जाता था, मगर वर्कर्स का कहना था कि E610 75% भरा था, जबकि कॉर्पोरेशन सिर्फ 50% भरने की ही रिकमेंडेशन करता है। कुल जमा 42 टन लीथल MIC इवैपोरेट होकर बह गया था। इसके बाद त्यागराजन ने एक और चौंकाने वाली डिस्कवरी की। उन लोगों से की गई दूसरी पूछताछ का सवाल था कि क्या अब भी कहीं कुछ और MIC मौजूद है। यही वो वक्त था जब हमें दहला देने वाली इंफॉर्मेशन मिली। हाँ, 611 में MIC मौजूद है। कितनी है? करीब 30-35 टन होगी। ओह माय गॉड, इतनी ही गैस ने तो कल तबाही मचाई थी। बंकर में दबे 3 टैंकों में से एक था E610। इस फैक्ट्री की स्टोरेज कैपेसिटी काफी ज्यादा है, मगर यूनियन कार्बाइड की दूसरी फैक्ट्रीज की अपेक्षा यहाँ रोज बहुत कम कुछ टन ही 7 बनाया जाता है, इसलिए हफ्ते के आखिर तक काफी MIC बचा रह जाता है।
बैकअप के लिए एक टैंक खाली ही रखना चाहिए, मगर भोपाल के वर्कर्स ने बताया कि तीनों टैंक खतरनाक केमिकल से भरे रहते थे। सिर्फ E610 ही बर्स्ट हुआ था, मगर इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि बाकी दो नहीं फटेंगे। त्यागराजन को फौरन उन्हें सुरक्षित करना था। भोपाल त्रासदी की खबर फैली तो यूनियन कार्बाइड के CEO वॉरेन एंडरसन स्थिति का जायजा लेने के लिए अमेरिका से यहाँ पहुँचे। जैसे ही पुलिस को पता चला कि एंडरसन ही इस प्लांट के लिए जिम्मेदार हैं, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, मैं यहाँ आपकी मदद के लिए आया हूँ। उम्मीद है आप मेरी वाइफ को ये संदेश दे देंगे कि मैं जिंदा हूँ। हाय मॉम। मगर राजकुमार केसवानी जैसे लोकल जर्नलिस्ट का कहना था कि ये पुलिस एक्शन सिर्फ एक दिखावा है। एयरपोर्ट पर ही ये इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी कि वो अंडर अरेस्ट हैं, मगर उन्हें लॉकअप में नहीं रखा गया। उन्हें तो यूनियन कार्बाइड के गेस्ट हाउस में ले जाया गया, जो उन दिनों भोपाल की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक थी। कुछ ही घंटों बाद एंडरसन को जमानत पर छोड़ दिया गया और वो तुरंत अपने देश लौट गया। यहाँ पेस्टिसाइड फैक्ट्री में डॉक्टर त्यागराजन को ये तय करना था कि इस बची हुई 35 टन MIC से कैसे निपटा जाए। मुझे इसकी जानकारी ही नहीं थी कि MIC को इतनी भारी मात्रा में स्टोर किया जाता है। अपनी लैब में तो हम 10 ml से ज्यादा रखते ही नहीं हैं। अभी तो MIC स्टेबल ही लग रही थी, मगर वर्कर्स का कहना था कि इरप्शन से पहले तक तो E610 भी नॉर्मल ही लग रहा था। हम ये मान के चल रहे थे कि ये एक्सप्लोड होने वाली है, क्योंकि एक केमिस्ट की हैसियत से हमें यही सिखाया गया था कि हालात को हमेशा वर्स्ट मानकर उसका उपाय सोचो। त्यागराजन जानते थे कि MIC को पूरी तरह से डिस्पोज करके ही दूसरी त्रासदी को टाला जा सकता है, मगर इसके लिए केवल एक ही जोखिम भरा तरीका था, उस क्षतिग्रस्त फैक्ट्री को फिर से शुरू करना। हम कार्बरिल बनाने वाले वर्कर्स को साथ लेकर फिर से वही कार्बरिल बनाएंगे जो यहाँ बनाई जाती थी। त्रासदी के 13 दिन बाद हजारों लोग अब भी मर रहे थे और दसियों हजार लोग हॉस्पिटलाइज्ड थे। यहाँ ऑपरेटर्स MIC को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश के लिए तैयार थे। अधिकारियों को अब भी ये आइडिया नहीं था कि पहला हादसा कैसे हुआ था। उन्होंने इस रिस्की प्लान को ऑपरेशन फेथ का नाम दिया। विश्वास के भरोसे ही हमने ये किया, क्योंकि हम ये तो जानते थे कि हम सक्षम हैं, मगर दूसरे टैंकों के मटेरियल की क्वालिटी के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे हम। इसलिए हमने कहा हम में यकीन रखिए। मगर भोपाल के लोगों के लिए इस लीथल डिजास्टर के बाद इतनी जल्दी फैक्ट्री को स्टार्ट करना एक खतरनाक कदम था। लोगों ने सोचा कि अगर फैक्ट्री फिर से शुरू हो गई तो वो गैस जिसने हजारों लोगों की जान ली है, कहीं फिर से लीक हो गई तो असल में लोगों का भरोसा ही टूट चुका था। उस ऑपरेशन के दौरान भी हम वर्स्ट सिचुएशन के हिसाब से ही तैयारी कर रहे थे। जहाँ तक उसके एक्सप्लोड होने की बात थी, हमने हेलीकॉप्टरों में पानी का इंतजाम किया था। हमने पूरे के पूरे प्लांट को गीले कैनवस से ढक दिया था। हर एक पल कीमती था, क्योंकि भोपाल त्रासदी 2 की पूरी आशंका थी। सुरक्षा के इंतजामात के साथ ऑपरेटर्स ने प्लांट रीस्टार्ट कर दिया। जैसे ही प्रोडक्शन शुरू हुआ, घबराहट में भोपाल के लोग शहर छोड़कर भागने लगे। कई लोगों ने भोपाल छोड़ दिया। अपनी जिंदगी दांव पर लगाने का जोखिम कोई नहीं लेना चाहता था। जैसे ही बची हुई MIC ड्रेन हुई, हॉस्पिटल के मरीज तक कूच कर गए। सिर्फ वही रह गए जो कहीं भी जाने की हालत में नहीं थे। पूरा शहर सुनसान हो गया था, जैसे कोई भुतहा शहर हो। बची हुई MIC को 7 पेस्टिसाइड में बदलने में 7 दर्दनाक दिन लगे। दूसरी त्रासदी नहीं हुई। हम खुश थे कि हम इसे अंजाम दे पाए।
हमने कहा कि ये जगह अब सेफ है, फिर हम वहां से चले आए। भोपालवासी लौट तो आए, मगर वो बहुत भड़के हुए थे। सभी को जानना था कि आखिर ये हुआ कैसे। पब्लिक, प्रेस, जर्नलिस्ट और पार्लियामेंट। और इसीलिए अब हमें जांच पड़ताल करनी थी और उस भयानक त्रासदी के मुख्य कारण का सुराग ढूंढना था। अब उस खतरनाक हादसे पर एक पैनी निगाह से ये इन्वेस्टिगेट करना था कि आखिर ये हादसा कौन सी चूक के कारण हुआ। भोपाल में उस खतरनाक रात को हुई गड़बड़ी का सटीक सुराग हमें ढूंढना है। डॉक्टर त्यागराजन ये जानते थे कि 42 टन खतरनाक एमआईसी अंडरग्राउंड टैंक में लिक्विड फॉर्म में सुरक्षित रखी थी। वही एमआईसी जहरीली गैस बनकर निकली और वातावरण में घुलकर उसने हजारों लोगों की जानें ले ली। मगर ये निकली कैसे, ये जानना बाकी था। टैंक का वो एरिया बहुत ही ज्यादा खुली जगह पर था। वो सीधे उस स्टोरेज बंकर की तरफ गए जहां टैंक की कंक्रीट केसिंग में बड़े बड़े क्रैक्स थे। टैंक अपनी जगह से हिल चुका था। उस वायलेंट केमिकल का ये एक ड्रामेटिक एविडेंस था जो साफ नजर आ रहा था। इन्वेस्टिगेटर्स ने खुदाई करके टैंक E610 को जांचा कि आखिर उसमें से गैस कैसे निकली। भारी प्रेशर के इतने बड़े सबूत के बावजूद टैंक तो कहीं से भी नहीं फटा था। त्यागराजन की टीम ने डिस्कवर किया कि इमरजेंसी प्रेशर रिलीज करने वाला वाल्व फटा हुआ है। इमरजेंसी वेंटिंग सिस्टम के जरिए ही गैस निकली थी और फिर बाहर आकर वातावरण में घुल गई। ये स्पष्ट रूप से रन अवे रिएक्शन का केस था। कुछ तो गलती हुई थी। डॉक्टर त्यागराजन ने एक ऐसे सब्सटेंस पर अपना शक जाहिर किया जो आमतौर पर सुरक्षित होता है। हमने हिसाब लगाया कि 500 किलो पानी टैंक में आया होगा। पानी के कांटेक्ट में आने से एमआईसी गर्म हुई, उबली और भाप बन गई और यही रिएक्शन दूसरे केमिकल्स के मिल जाने पर और ज्यादा हिंसक हो जाता है। क्योंकि एमआईसी एक्सप्लोसिव वायलेंस के साथ ही रिएक्ट करता है, इसलिए किसी भी मेटल की जरा सी इम्प्योरिटी से भी वो पानी जानलेवा हो सकता है। रिसर्चर्स ने टैंक के अंदर के कुछ पाउडरी अवशेष टेस्टिंग के लिए भेज दिए। वहाँ कंटेमिनेंट्स के आ जाने की बहुत ज्यादा संभावना थी। हमने नेशनल लेबोरेटरीज को इसके रिपीट रिएक्शन की जांच करने को कहा। त्यागराजन की टीम ने डिस्कवर किया कि उस खाली टैंक में आयरन की पपड़ियां हैं, जो हमें असली कारण की तरफ इशारा कर रही है। बड़ी मात्रा में मिलावटी मेटल में घुले पानी ने ही ये जानलेवा रिएक्शन किया था। इन्वेस्टिगेटर्स अब जानते थे कि भोपाल की इस जानलेवा तबाही का क्या कारण था, पर ये नहीं जानते थे कि ये कैसे हुआ था। एक ऐसे केमिकल प्लांट में जिसमें बेहतरीन सेफ्टी सिस्टम लगे हैं, उसमें ऐसा हादसा होना नामुमकिन होना चाहिए। यूनियन कार्बाइड के केमिकल प्लांट्स तो पूरी दुनिया में लगे हुए थे और एमआईसी के खतरनाक स्वभाव से भी सब वाकिफ हैं। उनकी बाकी फैक्ट्रीज की तरह भोपाल का सेफ्टी सिस्टम भी हर खतरे से सुरक्षा करने में सक्षम था। हम सब यहाँ इस पर चर्चा करेंगे कि भारत के एक शहर भोपाल में क्या हुआ था। हादसे के कुछ ही दिनों बाद यूनियन कार्बाइड के बॉस वॉरेन एंडरसन ने दावा किया कि ये कोई दुर्घटना ही नहीं थी। ये कुछ ऐसा नहीं है जो कि अनजाने में हो गया हो, और हो सकता है कि ये जानबूझकर किया गया हो। प्लांट से हुई इस तबाही को देखते हुए ट्रेड यूनियन के रिप्रेजेंटिंग वर्कर्स को इंडिपेंडेंट ओपिनियन की जरूरत महसूस हुई। उन्होंने अमेरिकन इन्वेस्टिगेटर माइकल राइट को भोपाल बुलाया, मगर अथॉरिटीज ने उन्हें वर्क वीजा देने से इनकार कर दिया, इसलिए उन्हें अब गुप्त रूप से काम करना था। ना तो यूनियन कार्बाइड और न ही इंडियन गवर्नमेंट चाहते थे कि हम वहाँ जाएं। वो नहीं चाहते थे कि कोई इंडिपेंडेंटली जाकर उनकी इन्वेस्टिगेशन में टांग अड़ाए। अमेरिका के स्टील वर्कर्स यूनियन के ये हेल्थ एंड सेफ्टी डायरेक्टर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के सुरक्षा इंतजाम करवाने में माहिर हैं। भोपाल जैसी घटना को हम टेक्निकली कहते हैं कि ऐसी दुर्घटनाओं की आशंका बहुत कम है,
ये घटनाएं कम होती हैं, लेकिन जब होती हैं तो बहुत बड़े पैमाने पर होती हैं और बहुत ही त्रासदी वाली होती हैं। बिना ऑफिशियल कोऑपरेशन के राइट को एक टूरिस्ट के रूप में भोपाल आना पड़ा। यहाँ उन्होंने उस त्रासदी के दर्द को रूबरू देखा। जैसे आप आस पड़ोस में निकले हों और देखें कि वहाँ हर कोई खांस रहा है क्योंकि वो टेरिबली टॉक्सिक केमिकल के बुरे असर को झेल रहे हैं। आप उन बच्चों से मिलते हैं जो अपने पेरेंट्स खो चुके हैं और ऐसे पेरेंट्स से भी जो अपने बच्चे खो चुके हैं। हमें इस हादसे की भयानकता को एक तरफ रखकर ये देखना होगा कि आखिर ये हुआ कैसे। आपको उसके सभी पॉसिबल सिनेरियोज को देखना होगा और बहुत से एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन से ये पता लगाना होगा कि क्या नहीं हुआ था। राइट को प्लांट में घुसने की इजाजत नहीं मिली, इसलिए सिर्फ किसी गुप्त जांच की मदद से ही ये मालूम करना था कि इस हादसे के तात्कालिक कारण क्या थे। हम लोग लॉन्ग रेंज फोटोग्राफ्स ले सकते थे जिनमें प्लांट के अंदर के सभी इक्विपमेंट नजर आते थे। हम प्लांट टेक्निकल ऑपरेटिंग मैनुअल हासिल करने में भी कामयाब हो गए। हमने वर्कर्स से भी बातें की। हमने उन सबसे भी बात की जो उस रात ड्यूटी पर थे। इंडियन इन्वेस्टिगेटर्स ने पता लगाया कि पानी एमआईसी टैंक में गया और ये जानलेवा दुर्घटना घटी। इसलिए राइट ने फैक्ट्री स्कीमेटिक्स का अध्ययन किया और मालूम किया कि पानी कहां से आया था। उन्हें फौरन ही केमिकल प्रोसेसिंग यूनिट पर शक हुआ जो कि एमआईसी टैंक्स के बगल में थी। प्रोसेस यूनिट में कभी कभी कोई रुकावट आ जाती है। जिन तरीकों से इन रुकावटों को साफ किया जाता है उनमें वाटर होस से पानी फेंककर सिस्टम को साफ किया जाता है। ये कोई डेंजरस ऑपरेशन नहीं था। मगर एक गुप्त मीटिंग में वर्कर्स ने बताया कि बजट में कटौती हुई थी। कंपनी ने 2 प्रोसेस यूनिट्स के बीच में एक जंपर लाइन इंस्टॉल की थी। एक पाइप शॉर्टकट था जो एमआईसी स्टोरेज एरिया में जाता था और इससे इक्विपमेंट को इंटरचेंजेबली इस्तेमाल किया जा सकता था। मगर यही शॉर्टकट लीथल केमिकल और बाकी प्लांट से भी जुड़ा था। यही वजह थी कि प्लांट और ज्यादा खतरनाक हो गया था। यदि आप एमआईसी यूनिट को पूरी तरह अलग कर दें तो पानी उसमें अंदर जा ही नहीं सकता। जंपर लाइन ने पानी को एमआईसी यूनिट तक जाने का डायरेक्ट रूट दे दिया था। राइट ने मालूम किया कि वर्कर्स ने उस हादसे की रात पाइपों को धोया था। एक वर्कर ने करीब रात 9:30 बजे ये ऑपरेशन शुरू किया। उसने ये भी नोटिस किया कि दूसरी तरफ से पानी बाहर नहीं आ रहा था। पानी दूसरी तरफ से बाहर नहीं आ रहा था, फिर भी सबको लगा कि सब कुछ ठीक ठाक है। उन्हें इस बात का ख्याल तक नहीं आया कि पानी का बैकलॉग आगे कनेक्टिंग पाइप्स के जरिए एमआईसी यूनिट तक जाता है। मगर अब भी एक सिंपल सेफ्टी डिवाइस इस प्रोग्रेस को ब्लॉक कर सकती थी। जब भी इन पाइपों को धोया जाता है, ये मेटल प्लेट जिसे स्लिप लाइन कहते हैं 2 पाइपों के जंक्शन पर सरक कर एक वाटरटाइट सील बना देती है। वो स्लिप लाइन वहाँ थी ही नहीं और इसी वजह से पानी टैंक के अंदर चला गया। और यदि पानी एमआईसी टैंक में पहुंच भी जाता है तो भी प्लांट के स्कीमेटिक्स के मुताबिक राइट ने जाना कि वहां एक और आखिरी बैरियर है जो पानी को अंदर जाने से रोक सकता था। निष्क्रिय करने वाले नाइट्रोजन गैस को एमआईसी टैंक में पंप किया जाता है जो कि लीथल लिक्विड और बाकी प्लांट के बीच एक सेफ हाई प्रेशर लेयर बना देती है। इस सिस्टम को राइट पहले भी देख चुके थे। ये काफी सेफ और कारगर होता है आमतौर पर। मगर प्लांट वर्कर्स ने बताया कि इस सिस्टम में भी फॉल्ट्स हैं। 30 नवंबर को मैंने देखा कि वो लोग E610 को प्रेशराइज करने की कोशिश तो कर रहे हैं पर उनसे हो नहीं पा रहा है। एक 15 साल पुराने प्लांट में वहाँ का स्टाफ अक्सर फॉल्टी रीडिंग्स लेने का आदी हो चुका था। मगर चौहान ये जानते थे कि टैंक को पूरी तरह प्रेशराइज ना कर पाने का मतलब क्या होता है। इसका मतलब है कि वेंट लाइन में लीकेज है। फैक्ट्री रिकॉर्ड्स चेक करके चौहान ने पाया कि इस प्रॉब्लम की रिपोर्ट तो हफ्तों से नहीं हुई है। 20 से भी ज्यादा दिनों से ये प्रेशर को होल्ड नहीं कर रहा है और लॉग शीट में भी इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। और अगर एक फॉल्टी वाल्व नाइट्रोजन को बाहर निकालता है तो वो पानी को अंदर भी ले सकता है। पानी इस वाल्व के रास्ते ही आया था और इसी
वॉल्व से उसे रोका भी जा सकता था, मगर वॉल्व लीक कर रहा था तो हमने मान भी लिया कि पानी यहीं से गया और MIC टैंक में पहुंच गया। राइट को लगा कि यूनियन कार्बाइड का दावा सही हो सकता है। ये साजिश का मामला हो सकता था। हो सकता है किसी ने नाइट्रोजन वाल्व को डैमेज कर दिया हो और स्लिप ब्लाइंड को भी जानबूझकर हटा दिया हो, या फिर आयन जिसकी वजह से ये रिएक्शन हुआ वो पाइप का ही जंग हो सकता है वो समझ ही नहीं पाया हो कि दुर्घटना इसी वजह से हुई थी। यूनियन कार्बाइड का दावा है कि किसी जानकार वर्कर ने ही जानबूझकर पानी को MIC टैंक तक पहुंचाया है। हम तो बस इस फर्क को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये गलती अनजाने में हुई है या फिर जानबूझ के की गई है। मगर राइट अभी किसी भी निर्णय पर पहुंचने को तैयार नहीं है। इस कातिलाना हादसे के अभी और भी राज खुलने बाकी हैं। भोपाल की असली कहानी का मर्म इस बात में कम है कि टैंक में पानी कैसे गया, बल्कि इस बात में ज्यादा है कि उस रात उन सिस्टम्स को ऑपरेट क्यों नहीं किया गया जिनसे लोगों को बचाया जा सकता था। पहला सेफगार्ड था वेंट गैस स्क्रबर। यदि कोई भी डेंजरस गैस लीक होती है तो वो चैनल होकर एक बड़े से बॉटल शेप्ड टैंक में जमा हो जाती है और फिर कॉस्टिक सोडा को एक कॉलम द्वारा भेजकर उसे निष्क्रिय कर दिया जाता है। जब राइट वहां के वर्कर्स से मिले तो एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। मुझे वर्कर्स ने बताया कि यहाँ एक भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो ठीक से काम करता हो। वेंट गैस स्क्रबर 3 मुख्य क्रिटिकल लाइंस का पहला इंस्ट्रूमेंट जो निष्क्रिय था। राइट ने गौर किया कि MIC बहुत ही ज्वलनशील होती है और एक फ्लेयर टार इसीलिए बनाया जाता है कि वो किसी भी तरह की MIC गैस को जला देता है जो कि न्यूट्रलाइज नहीं हो पाई हो, पर उन्होंने पाया कि वो भी काम नहीं कर रहा है। उन्होंने एक कोरोडेड पाइप का टुकड़ा कभी निकाल लिया होगा जो करीब 4 फुट का सेक्शन था और उसे फिर कभी वापस नहीं लगाया गया। यदि वो काम कर रहा होता तो वो सारे गैस रिलीज को पूरी तरह एलिमिनेट कर देता। 2 सिस्टम्स डाउन हो जाने के बाद अब एक आखिरी मैकेनिज्म बचा था जो भोपाल के लोगों को MIC गैस से सुरक्षा दे सकता था। इमरजेंसी के लिए चारों तरफ वाटर होसेस बिछाए गए हैं और वर्कर्स को ऐसी स्थिति के लिए ट्रेन किया गया है कि वो चिमनी से निकलने वाली बची हुई गैस पर इनसे पानी की बौछार करें। MIC पानी में डिसॉल्व हो जाती है, इसलिए गैस को यही जमीन पर गिर जाना चाहिए था। चश्मदीद गवाहों से जो सुना उस पर राइट को यकीन ही नहीं हुआ। वाटर स्प्रे सिस्टम की प्रॉब्लम ये थी कि वो साइज में छोटे थे। उनका वाटर स्प्रे गैस रिलीज तक पहुंच ही नहीं पाता था। सुरक्षा प्रणाली के नाकाम होने और MIC रिएक्शन को बढ़ाने का जिम्मेदार सिर्फ पानी ही नहीं था, बल्कि 3 फंडामेंटल सेफ्टी सिस्टम्स थे जो निकली हुई गैस से मुकाबला करते। उन्होंने या तो काम नहीं किया या फिर वो वर्किंग कंडीशन में नहीं थे। इस हद तक की लापरवाही के बारे में सोचकर ही राइट दंग रह गए। उन्होंने प्लांट के मैनेजमेंट और कंपनी की कॉर्पोरेट डीलिंग करने वालों से पूछताछ शुरू की। प्लांट से उन्हें नुकसान हो रहा था। कई साल पहले उन्होंने एक एक्सपेंशन किया था, मगर वो मार्केट को ठीक से समझ नहीं पाए थे। जितने की उम्मीद थी उतने पेस्टिसाइड्स वो बेच नहीं पाए। ऐसे में हमेशा पेरेंट कॉर्पोरेशन का दबाव बना रहता है कि खर्चों में कमी की जाए। वर्कर्स ने राइट को बताया कि तभी से सेफ्टी को नजरअंदाज किया जाने लगा। नतीजतन कभी छोटे मोटे लीकेज होते तो कभी खतरनाक। 1981 से 1984 के बीच वहां कम से कम 5 केमिकल एक्सीडेंट्स हो चुके थे। 81 के दिसंबर में एक लीकेज हुआ था जिसमें 3 वर्कर्स जख्मी हो गए थे। बाद में उनमें से एक मारा गया था। मतलब उन्हें कई बार वार्निंग मिल चुकी थी जिसे नजरअंदाज किया गया। बजट में कटौती की शुरुआत एक मिसिंग स्लिप ब्लाइंड से हुई। उसके मिस होने से एक्सीडेंट का बहुत ज्यादा खतरा था। अगर वो होता तो दुर्घटना नहीं होती। राइट को ताज्जुब तो इस बात पर हुआ कि सेफ्टी इक्विपमेंट का ये महत्वपूर्ण हिस्सा स्टाफ कटौती के कारण नजरअंदाज किया जाता रहा। एक मेंटेनेंस सुपरवाइजर जिसकी जिम्मेदारी थी उसे निकाल दिया गया। जब रिएक्शन शुरू हुआ तो इन फॉल्टी गेजेस पर किसी ने गौर नहीं किया। पूरे प्लांट के इंस्ट्रूमेंट से खराब हालत में थे, मगर उन्हें ठीक नहीं कराया गया क्योंकि मेंटेनेंस का पैसा बचाना था।
वेंट गैस स्क्रबर काम नहीं कर रहा था। अगर करता भी तो इतने बड़े पैमाने की खतरनाक MIC को साफ नहीं कर पाता। वो गैस स्क्रबर तो सिर्फ वॉल ओपनिंग से पफ करने का ही तो काम करता है। किसी ने भी इसकी डिजाइनिंग बड़े हादसे के लिए नहीं की थी और कोई इस पर खर्चा भी नहीं करना चाहता था। 2 महीनों तक उस टूटी पाइप को ठीक न करने का मतलब था कि फ्लेयर टार निकलने वाली किसी भी गैस को जलाने में सक्षम नहीं था। मेंटेनेंस वर्कर्स ने बताया कि उसमें नई पाइप वापस जोड़ने में सिर्फ 2 घंटों का ही वक्त लगता है। और US के यूनियन कार्बाइड ने अपने इंडियन काउंटरपार्ट से कहा कि उनके इमरजेंसी वाटर होजेस काम के लायक नहीं थे। उन्होंने एक बड़े वाटर स्प्रे सिस्टम को इंस्टॉल करवाने के लिए कहा था, मगर ऐसा हुआ नहीं। राइट ने वॉरेन एंडरसन की गढ़ी हुई साजिश की मनगढ़ंत कहानी पर भी शक जाहिर किया। यूनियन कार्बाइड ने कभी कोई प्रामाणिक सबूत पेश नहीं किया। सैबोटाज की इस थ्योरी के जरिए यूनियन कार्बाइड खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। माइकल राइट ने भोपाल की तबाही का एक और तथ्य सामने रखा और कहा कि जो फैक्ट्री दुनिया के सबसे ज्यादा टॉक्सिक केमिकल्स के साथ काम कर रही है, उसमें बड़ी कॉस्ट कटिंग्स करना बड़े हादसों को दावत देना होता है। 1984 यूनियन कार्बाइड ने भोपाल की सालाना रनिंग कॉस्ट में $12.5 लाख की कटौती की, मगर फिर भी यही जताया गया कि प्लांट अब भी घाटे में ही है। सारे सबूत यूनियन कार्बाइड मैनेजमेंट की नाकामियों और लापरवाही की तरफ इशारा कर रहे हैं। भोपाल में जो कुछ भी हुआ वो होना ही था, क्योंकि मैनेजमेंट ने फंडामेंटल डिसीजन लिया था कि वो सेफ्टी के खर्चों में से पैसा बचाएगा। राइट अब इस सैबोटाज की थ्योरी में विश्वास नहीं रखते। उनके अनुसार ये सब किया धरा इस कंपनी का ही है। हर बार हम एक सिस्टम के बारे में सुनते हैं कि वो बंद होने वाला है या वो इस हादसे को रोक सकता था। आप सिर पटक के रह जाते कि काश वो थोड़ा पैसा और थोड़ा वक्त दे देते तो ऐसा नहीं होता। हजारों लोग मर गए। इन्वेस्टिगेशन अब पूरी हो चुकी है। हम फिर से उन दुर्घटनाओं को, उन गलतियों को एक सटीक क्रम में देख सकते हैं जो भोपाल फैक्ट्री में बिखरी थी, जिन्होंने दिसंबर 1984 की उस भयावह रात 3000 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। हादसे से 3.5 घंटे पहले एक शिफ्ट वर्कर अपनी रूटीन क्लीनिंग शुरू करता है, मगर सभी पाइप्स पानी से जाम है। वो पूरे सिस्टम में पानी भर देता है। यही पानी उस हाल ही में इंस्टॉल की गई शॉर्टकट पाइप के जरिए सीधे जायंट अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स में जाता है, जो हाईली वॉलेटाइल पेस्टिसाइड इंग्रेडिएंट MIC से भरा पड़ा है। मेटल प्लेट्स जो केमिकल को अलग करती है, अपनी जगह पर नहीं है। टैंक पर जाते वक्त यही पानी उन 15 साल पुरानी पाइपों में लगी जंग की पपड़ियों को अपने साथ ले जाता है। हादसे से 2.25 घंटे पहले एक टूटे हुए वाल्व से पानी की पहली बूंद टैंक E610 में टपकती है, जिसमें 42 टन लिक्विड MIC भरा है। नियमानुसार ये मात्रा बहुत ज्यादा है। पानी और लोहे का ये मिक्सचर MIC में एक बेरोक रिएक्शन पैदा करता है। बिना रेफ्रिजरेशन के ये ठंडा नहीं रह सकता। इसका टेम्परेचर तेजी से बढ़ता है। हादसे से 1 घंटे पहले लिक्विड MIC उबलने लगता है। वर्कर्स को गैस की स्मेल आती है। रिपोर्ट करने पर उसे माइनर लीकेज कहकर टाल दिया जाता है। जैसे जैसे लिक्विड गैस में तब्दील होता है, टैंक का प्रेशर बढ़ता जाता है। उधर कंट्रोल रूम में फॉल्टी गेजेस जरा सा चेंज दिखाते हैं, फिर अचानक ही रीडिंग स्केल बढ़ जाता है। हादसे से 35 मिनट पहले कंट्रोल रूम ऑपरेटर सुमन डे सबसे पहले रनअवे रिएक्शन देखते हैं। जैसे ही स्पाइरलिंग प्रेशर ब्लो करता है, टैंक के सेफ्टी वाल्व्स रिसते हैं और कंक्रीट के बने स्टोरेज बंकर में दरार बना देते हैं। हाई प्रेशर MIC जाकर वेंट गैस स्क्रबर में जमा होती है। वर्कर्स के मुताबिक गैस को न्यूट्रलाइज हो जाना चाहिए था, मगर ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि वेंट गैस स्क्रबर इतने बड़े लीकेज को संभालने में सक्षम नहीं है। सुपरहीटेड MIC टनों की मात्रा में सीधे इसमें आ जाती है। हादसे में सिर्फ 15 मिनट बाकी हैं। टॉक्सिक गैस अब फ्लेयर टार तक बह गई है। यहाँ इस बैकअप सेफ्टी सिस्टम में इस गैस को बर्न ऑफ होना चाहिए, ये भी काम नहीं कर रहा है और अब लीथल MIC खुले आसमान में फूट पड़ता है।
10 मिनट पहले गैस को न्यूट्रलाइज करने की आखिरी नाकाम कोशिश। प्लांट वर्कर्स इमरजेंसी वाटर कैनन्स को ऑन करते हैं। दुर्भाग्य से वो अंडर पावर्ड है और वेंटिंग गैस तक उनकी बौछार नहीं पहुंच सकती। 1 AM, December 3rd, 1984। एक जहरीला बादल जिसमें वो MIC गैस भरी है जो इस पृथ्वी के सबसे ज्यादा टॉक्सिक सब्सटेंसेस में से एक है, वो भोपाल पर उतरता है जहां 5 लाख लोग रहते हैं। कुछ ही घंटों में 3000 लोग मारे जाते हैं। इंडियन गवर्नमेंट के मुताबिक इस हादसे के सीधे असर के बाद 15,000 लोग मारे गए। आज भी 5 लाख से ज्यादा लोग अपनी खराब सेहत को झेल रहे हैं, उस जहरीली गैस को इनहेल करने से या हवा में फैले प्रदूषण के कारण। लोग मरते रहे हर हफ्ते 2-3, यहाँ तक कि 27 साल बाद भी उस गैस के डिलेड इफेक्ट्स उन्हें मार रहे हैं। उस डिजास्टर के बाद यूनियन कार्बाइड ने वो प्लांट बंद कर दिया। ये खंडहर आज भी खड़ा है, एक ऐसा दैत्य बनकर जिसकी विकरालता भोपाल शहर पर हमेशा बनी रहेगी। इस फैक्ट्री की कभी सफाई नहीं हुई। यहाँ के ग्राउंड वाटर की जांच बताती है कि उसमें अब भी क्रॉनिक टॉक्सिसिटी के लक्षण मौजूद हैं। डिजास्टर के 5 साल बाद यूनियन कार्बाइड अमेरिका कॉम्पनसेशन में $470 मिलियन देने के लिए मान गई, हर विक्टिम के लिए सिर्फ करीब $600। डील के एक हिस्से में कॉर्पोरेशन ने फ्यूचर क्रिमिनल चार्जेस से छूट मांगी है। भूतपूर्व CEO वॉरेन एंडरसन अब 90 की उम्र पार कर चुके हैं और अपनी रिटायर्ड लाइफ लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क में गुजार रहे हैं। 2010 में यूनियन कार्बाइड इंडिया के 8 भूतपूर्व मैनेजर्स को लापरवाही से मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए हर एक पर $2,000 का जुर्माना लगाया गया। और आज भी कंपनी जोर देकर कह रही है ये तबाही नहीं बल्कि एक साजिश थी। जिन लोगों से मैं भोपाल में मिला उनमें कमाल का हौसला, कमाल की इंसानियत थी। उनकी कहानी सबको सुनाई जानी चाहिए। जिन अजीजों को उन्होंने खोया है उन्हें हमेशा याद किया जाना चाहिए। फैक्ट्री वर्कर चौहान भी अपने परिवार के साथ बेतहाशा शहर की भगदड़ में शामिल हो गए। वो जानते थे कि इस हाहाकार में या तो वो बच निकलेंगे या मारे जाएंगे। तभी मुझे एक खाली कार दिखी। जल्दी चलो, जल्दी चलो, चलो। चौहान ने ड्राइवर को मदद के लिए मना ही लिया। उसने कहा नहीं, मैंने कहा कि अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो शहर से बाहर चलो। खांसी के जोरदार अटैक से संभलने के बाद डॉक्टर भंडारी हॉस्पिटल के लिए निकल गए। जैसे ही मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो देखा कि बहुत सारे लोग अपने इलाज के लिए इंतजार कर रहे हैं। ये हो क्या रहा है? क्या करें डॉक्टर, लोग आते ही जा रहे हैं। और उसका क्या हुआ? डॉक्टर, मैंने उसकी आंखों को पानी से धोया पर कोई फायदा नहीं हुआ। पुलिस ने उन्हें अमोनिया गैस लीक होने की खबर दी थी। आराम से, आराम से। डॉक्टर भंडारी को उम्मीद थी कि पारंपरिक इलाज से ही मरीजों को आराम मिल जाएगा, मगर इस बीमारी के लक्षण तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक थे। उनमें से कईयों को फेफड़ों की तकलीफ थी, खांसी, दम घुटना वगैरह। इलाज की हर कोशिश नाकाम हो रही थी। हमें पता ही नहीं था कि क्या करना है। बीमारी के लक्षण बिल्कुल अजीब से थे। दम घुटने से हजारों मर रहे थे। भोपाल वासी हॉस्पिटल की तरफ उमड़ रहे थे और डॉक्टर भंडारी के पास उन्हें बचाने का कोई रास्ता नहीं था। वो जान चुके थे कि ये गैस अमोनिया नहीं है। आप समझ नहीं रहे हैं। देखिए, मेरे क्लिनिक के बाहर सैकड़ों लोग खड़े हैं। देखिए आप। यूनियन कार्बाइड ने पहले कहा कि ये गैस अमोनिया है, फिर कहा कि नहीं ये तो फोस्जीन है। क्या कहा आपने? कौन सी गैस है ये? फिर वो कहने लगे कि ये MIC है। हमने कभी MIC मिथाइल आइसोसाइनेट के बारे में नहीं सुना था और हमें यूनियन कार्बाइड की तरफ से इसके एंटीडोट की या कोई और जानकारी नहीं दी गई थी।
डॉक्टरों के लिए एक सवाल बना ये MIC लोगों के शरीर में घुलकर खून को फोर्स के साथ फेफड़ों में धकेल रहा था, जिससे सांस लेना दूभर हो रहा था। बहुत से लोगों ने तो उसी वक्त दम तोड़ दिया, खास तौर पर उन लोगों ने जो दौड़े और गैस को इनहेल किया। इससे फौरन ही उनके फेफड़े सूज गए और लोग बचने की कोशिश में मारे जा रहे थे। 3 बजे के बाद तो डेड बॉडीज की कतारें बिछने लगी थी। तीन दिसंबर की सुबह तक तो ये गैस पूरे देश में बिखर चुकी थी। लोग उल्टियां कर रहे थे, खांस रहे थे। मैंने लोगों को दम तोड़ते देखा। भागते भागते वो गिर रहे थे और मर रहे थे। इसी दौरान वहाँ फैक्ट्री में गैस को न्यूट्रलाइज या जला देने वाले सेफ्टी सिस्टम्स अब भी काम नहीं कर रहे थे। साथ ही फैक्ट्री को सभी हादसों से बचाने वाला अंतिम कवच भी नाकाम हो रहा था। निकलने वाली गैस को डिसॉल्व करने के लिए वर्कर्स ने वाटर होसेस हाथ में ले लिए, मगर उनके वाटर जेट्स इतने पावरफुल नहीं थे कि चिमनी से निकलने वाली गैस तक पानी पहुंचा पाए। आधे घंटे बाद भी उस टॉक्सिक गैस का बहाव कम होता नजर नहीं आ रहा था। देर रात आए एक फोन की घंटी ने भोपाल के मुख्य अस्पताल के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर भंडारी को जगा दिया। हेलो। ओह नो, आप शांत हो जाइए। आप उनकी आंखें धुलवाइए और आई ड्रॉप्स डालिए। मुझे हॉस्पिटल से फोन आया और बताया गया कि फैक्ट्री से कोई गैस लीक हो रही है जो शायद अमोनिया हो सकती है। आंखों की तकलीफ के लिए कई मरीज यहां आए थे, तो मैंने सभी को आई ड्रॉप्स डालने को कहा। उसने फिर कहा कि यहाँ मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, मेरे लिए मैनेज करना मुश्किल है, आप आ जाइए। अच्छा ठीक है, मैं फौरन आता हूँ। चौंकाने वाले इस कॉल के बाद डॉक्टर भंडारी ने बाहर जाकर चेक किया कि कहीं गैस के कुछ लक्षण तो नहीं। मैं अंदर गया, मेरा दम घुट रहा था और खांसी ऐसे आ रही थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। गुजरते हर मिनट के साथ जहरीली गैस का ये बादल 8 किलोमीटर के इलाके को अपने शिकंजे में लेता चला जा रहा था। वहाँ के लोग ही जानते थे कि सांस लेना तब नामुमकिन था। भगदड़ मची थी। घबराहट में हजारों लोग घर छोड़कर जैसे ही भागे, दम घुटने से मारे गए। जबकि यूनियन कार्बाइड के प्लांट में सुमन डे कंट्रोल रूम में सील होकर सुरक्षित थे, मगर अपने वर्कर्स की चिंता हुई तो वो फिर से फैक्ट्री में गए एक रेस्क्यू मिशन के लिए। मैंने जल्दी से मास्क लगाया और वापस फैक्ट्री के अंदर चला गया। वहां काम कर रहे सभी कर्मचारियों को मैं बचाना चाहता था। मैं इतना डर गया था, घबरा गया था कि मुझे लगा अब जल्दी ही मैं भी मर जाऊंगा। रेंज कैपेसिटी काफी ज्यादा है, मगर यूनियन कार्बाइड की दूसरी फैक्ट्रीज की अपेक्षा यहाँ रोज बहुत कम कुछ टन ही 7 बनाया जाता है। इसलिए हफ्ते के आखिर तक काफी MIC बचा रह जाता है। बैकअप के लिए एक टैंक खाली ही रखना चाहिए, मगर भोपाल के वर्कर्स ने बताया कि तीनों टैंक खतरनाक केमिकल से भरे रहते थे। सिर्फ E610 ही बर्स्ट हुआ था, मगर इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि बाकी 2 नहीं फटेंगे। त्यागराजन को फौरन उन्हें सुरक्षित करना था। भोपाल त्रासदी की खबर फैली तो यूनियन कार्बाइड के CEO वॉरेन एंडरसन स्थिति का जायजा लेने के लिए अमेरिका से यहाँ पहुँचे। जैसे ही पुलिस को पता चला कि एंडरसन ही इस प्लांट के लिए जिम्मेदार है, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
देखिए, मैं यहाँ आपकी मदद के लिए आया हूँ। उम्मीद है आप मेरी वाइफ को ये संदेश दे देंगे कि मैं जिंदा हूँ। हाय मॉम। मगर राजकुमार केसवानी जैसे लोकल जर्नलिस्ट का कहना था कि ये पुलिस एक्शन सिर्फ एक दिखावा है। एयरपोर्ट पर ही ये इंफॉर्मेशन दे दी गई थी कि वो अंडर अरेस्ट हैं, मगर उन्हें लॉकअप में नहीं रखा गया। उन्हें तो यूनियन कार्बाइड के गेस्ट हाउस में ले जाया गया, जो उन दिनों भोपाल की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक थी। कुछ ही घंटों बाद एंडरसन को जमानत पर छोड़ दिया गया और वो तुरंत अपने देश लौट गया। यहाँ पेस्टिसाइड फैक्ट्री में डॉक्टर त्यागराजन को ये तय करना था कि इस बची हुई 35 टन MIC से कैसे निपटा जाए। मुझे इसकी जानकारी ही नहीं थी कि MIC को इतनी भारी मात्रा में स्टोर किया जाता है। अपनी लैब में तो हम 10 ml से ज्यादा रखते ही नहीं है। अभी तो MIC स्टेबल ही लग रही थी, मगर वर्कर्स का कहना था कि इरप्शन से पहले तक तो E610 भी नॉर्मल ही लग रहा था। हम ये मान के चल रहे थे कि ये एक्सप्लोड होने वाली है, क्योंकि एक केमिस्ट की हैसियत से हमें यही सिखाया गया था कि हालात को हमेशा वर्स्ट मानकर उसका उपाय सोचो। त्यागराजन जानते थे कि MIC को पूरी तरह से डिस्पोज करके ही दूसरी त्रासदी को टाला जा सकता है, मगर इसके लिए केवल एक ही जोखिम भरा तरीका था, उस क्षतिग्रस्त फैक्ट्री को फिर से शुरू करना। हम कार्बरिल बनाने वाले वर्कर्स को साथ लेकर फिर से वही कार्बरिल बनाएंगे जो यहाँ बनाई जाती थी। त्रासदी के 13 दिन बाद हजारों लोग अब भी मर रहे थे और दसियों हजार लोग हॉस्पिटलाइज्ड थे। यहाँ ऑपरेटर्स MIC को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश के लिए तैयार थे। अधिकारियों को अभी ये आइडिया नहीं था कि पहला हादसा कैसे हुआ था। उन्होंने इस रिस्की प्लान को ऑपरेशन फेथ का नाम दिया। विश्वास के भरोसे ही हमने ये किया, क्योंकि हम ये तो जानते थे कि हम सक्षम हैं, मगर दूसरे टैंकों के मटेरियल की क्वालिटी के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे हम। इसलिए हमने कहा हम में यकीन रखिए। मगर भोपाल के लोगों के लिए इस लीथल डिजास्टर के बाद इतनी जल्दी फैक्ट्री को स्टार्ट करना एक खतरनाक कदम था। लोगों ने सोचा कि अगर फैक्ट्री फिर से शुरू हो गई तो वो गैस जिसने हजारों लोगों की जान ली है कहीं फिर से लीक हो गई तो असल में लोगों का भरोसा ही टूट चुका था। उस ऑपरेशन के दौरान भी हम वर्स्ट सिचुएशन के हिसाब से ही तैयारी कर रहे थे। जहाँ तक उसके एक्सप्लोड होने की बात थी, हमने हेलीकॉप्टरों में पानी का इंतजाम किया था। हमने पूरे के पूरे प्लांट को गीले कैनवस से ढक दिया था। हर एक पल कीमती था, क्योंकि भोपाल त्रासदी 2 की पूरी आशंका थी। सुरक्षा के इंतजामात के साथ ऑपरेटर्स ने प्लांट रीस्टार्ट कर दिया। जैसे ही प्रोडक्शन शुरू हुआ, घबराहट में भोपाल के लोग शहर छोड़कर भागने लगे। कई लोगों ने भोपाल छोड़ दिया। अपनी जिंदगी दांव पर लगाने का जोखिम कोई नहीं लेना चाहता था। जैसे ही बची हुई MIC ड्रेन हुई, हॉस्पिटल के मरीज तक कूच कर गए। सिर्फ वही रह गए जो कहीं भी जाने की हालत में नहीं थे। पूरा शहर सुनसान हो गया था, जैसे कोई भूतहा शहर हो। बची हुई MIC को 7 पेस्टिसाइड में बदलने में 7 दर्दनाक दिन लगे। दूसरी त्रासदी नहीं हुई। हम खुश थे कि हम इसे अंजाम दे पाए। हमने कहा कि ये जगह अब सेफ है, फिर हम वहां से चले आए। भोपालवासी लौट तो आए, मगर वो बहुत भड़के हुए थे। सभी को जानना था कि आखिर ये हुआ कैसे। पब्लिक, प्रेस, जर्नलिस्ट और पार्लियामेंट। और इसीलिए अब हमें जांच पड़ताल करनी थी और उस भयानक त्रासदी के मुख्य कारण का सुराग ढूंढना था।
अब उस खतरनाक हादसे पर एक पैनी निगाह से ये इन्वेस्टिगेट करना था कि आखिर ये हादसा कौन सी चूक के कारण हुआ। भोपाल में उस खतरनाक रात को हुई गड़बड़ी का सटीक सुराग हमें ढूंढना है। डॉक्टर त्यागराजन ये जानते थे कि 42 टन खतरनाक एमआईसी अंडरग्राउंड टैंक में लिक्विड फॉर्म में सुरक्षित रखी थी। वही एमआईसी जहरीली गैस बनकर निकली और वातावरण में घुलकर उसने हजारों लोगों की जानें ले ली। मगर ये निकली कैसे, ये जानना बाकी था। टैंक का वो एरिया बहुत ही ज्यादा, मगर भोपाल में 3000 लोग अपनी जानें गंवा चुके थे और 3 लाख से ज्यादा लोग एमआईसी के जहरीले असर को अपनी जान पर झेल रहे थे। सुमन डे और दूसरे प्लांट वर्कर्स ने किसी तरह रात भर अपनी जान बचाई और सुबह पूरे शहर की तबाही का मंजर अपनी आंखों से पहली बार देखा। मैंने देखा भैंसों की, गायों की लाशें गलियों में यहां वहां पड़ी थी। सबसे गहरा असर तो बुजुर्गों और बच्चों पर ही हुआ था, क्योंकि यही जमीन पर बैठे या लेटे होते हैं और ये जहरीला बादल भी जमीन से जुड़कर ही तो गुजरा था। चंद घंटों में भोपाल सुर्खियों में आ गया। भोपाल त्रासदी में मरने वालों की संख्या 2500 से ऊपर जा चुकी है। यह इतिहास का सबसे दुखद इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट है। यूनियन कार्बाइड साइट के सामने के इस हिस्से में करीब 10,000 लोग रहते थे, मगर आज सुबह से यहां मौत का सन्नाटा है। इस आतंक को झेलने के साथ ही एक सवाल जहन में कौंध रहा था, आखिर ये हुआ कैसे? इस त्रासदी के एक दिन बाद भारत सरकार ने केमिस्ट डॉक्टर त्यागराजन को भेजा प्लांट को सुरक्षित बनाने के लिए। बहुत ही भयावह स्थिति थी। लोग अब भी सड़कों पर ही थे, लाशें पड़ी थी, सब रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। भोपाल प्लांट में 7 बनता था और कंपनी के अधिकारियों ने त्यागराजन को बताया कि इसके लिए जरूरी एमआईसी को लिक्विड फॉर्म में बड़ी ही सावधानी के साथ टैंकों में भरकर जमीन में दबा कर रखा जाता था। मगर वर्कर्स का कहना था कि E610 75% भरा था, जबकि कॉर्पोरेशन सिर्फ 50% भरने की ही रिकमेंडेशन करता है। कुल जमा 42 टन लीथल एमआईसी इवैपोरेट होकर बह गया था। इसके बाद त्यागराजन ने एक और चौंकाने वाली डिस्कवरी की। उन लोगों से की गई दूसरी पूछताछ का सवाल था कि क्या अब भी कहीं कुछ और एमआईसी मौजूद है। यही वो वक्त था जब हमें दहला देने वाली इंफॉर्मेशन मिली। हाँ, 611 में एमआईसी मौजूद है। कितनी है? करीब 30-35 टन होगी। ओह माय गॉड, इतनी ही गैस ने तो कल तबाही मचाई थी। बंकर में दबे 3 टैंकों में से एक था E610। इस फैक्ट्री की